नमस्कार। मैं धनंजय कुमार और द नागरिक में आपका स्वागत है। बीजेपी जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रही है वो खुद फंसती जा रही है। उसको कहते हैं ना कि दलदल में जितना जोर लगाओगे उतना उतना ज्यादा गहरे फंसोगे। तो बीजेपी के सामने जो है वो दलदल वाली स्थिति है और राहुल गांधी लगातार जितना उन पर हमला हो रहा है, राहुल गांधी लगातार निकलते जा रहे हैं। राहुल गांधी की छवि बदलती जा रही है। राहुल गांधी को लेकर के ये आम जनमानस में ये भाव बनता जा रहा है कि राहुल गांधी जो है उनका जो सोचना है, उनकी जो जिद है या वो जो चाहते हैं वो संविधान को जिस तरह से आगे करके चल रहे हैं और संविधान को जिस तरह से पकड़ करके वो बात कर रहे हैं, वो केवल बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस बात पे जनमानस को तैयार कर दे रहे हैं। अभी हाल के जो घटना हुई कि जाति गणना की घोषणा करनी पड़ी बीजेपी को, जो बीजेपी कह रही थी कि जाति गणना से जो है वो जातिवाद बढ़ेगा, 4 ही जातियां हैं और अब जाति गणना की घोषणा करना पड़ी। और इससे अब जो है संसद में जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम इसी संसद में, पिछले सत्र की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी संसद में हम पास करवाएंगे जाति जनगणना, और वो सच हो गया। इसके पहले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि हम समय कम इसमें रखते हैं इसलिए वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपको हम रात में फिर वीडियो दिखाएंगे बहुत सारे, और आप खुद सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे, या हमने छोटे छोटे टुकड़े भी किए हैं जिसमें आपको वीडियो दिखाई पड़ेगा, हम रील भी बना रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इसके पहले भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये किसानों का कानून वापस लेंगे और इस संसद में लोग देखेंगे कि किसानों का कानून कैसे वापस लेते हैं। और किसानों का कानून बीजेपी ने वापस लिया। तमाम नौटंकी के बाद 13 महीने लग गए लेकिन वापस लिया। कई लोग हमारे साथी पूछते हैं कि राहुल गांधी ये जो कहते हैं बीजेपी वापस वो कैसे कर देती है। ये कई लोगों के लिए बड़ा जो है आश्चर्यजनक है, लेकिन बड़ा सिंपल है, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उसकी वजह है कि राहुल गांधी सही रास्ते पर है और बीजेपी गलत रास्ते पर है। राहुल गांधी सही रास्ते पर कैसे हैं, इसको ऐसे समझिए कि राहुल गांधी ने संविधान को जो पकड़ा है, संविधान हमारे देश का सही रास्ता है। और संविधान कोई एक आदमी बैठा और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और लिख दिया नहीं है। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा उसमें पूरी दुनिया की जो खासियतें थी वो, जो उनका उनका अपना अनुभव था वो, और जो उनके पहले भी जो लोग थे जो लड़ रहे थे देश में मानवता के लिए, दुनिया भर में मानवता की जहां जहां लड़ाई हुई है, उन मानवता की लड़ाइयों को, तमाम तरीकों को उसमें संग्रहित किया गया। और इसलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं प्रियम्बल का, कि प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, मैं अब ये भी सोच भी रहा हूं कि प्रियम्बल रोज मैं दिखाऊं। प्रियम्बल में जो 5 तत्व हैं मूल तौर पर, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा, वो सीढ़ियां हैं। और व्यक्ति की गरिमा जो है वो मंजिल है जहां हमको पहुंचना है। कि हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति का जीवन है, हर व्यक्ति का अपना उसकी उड़ान है। इसका पहला कदम न्याय है कि जब समाज न्याय पे चलेगा तो स्वतंत्रता मिलेगी सबको। जब स्वतंत्रता मिलेगी तो समता आएगी, और जब समता आएगी तो बंधुत्व बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, और जब भाईचारा बढ़ेगा तो व्यक्ति की गरिमा बनेगी। ये स्टेयर्स हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आपके चैनल पे जो आप बात करते हैं वही बात आगे आकर के पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग हमको फोन करके भी कह रहे हैं, मिलते हैं रास्ते में, बहुत लोग मिलने लगे हैं जो पहचानते हैं, कह रहे हैं आप तो धनंजय हैं, द नागरिक पे आप जो है आते हैं और दूसरे चैनलों पे भी आते हैं, वो डीबी लाइव का भी जिक्र करते हैं, 4 PM का जिक्र, द पब्लिक इंडिया का जिक्र करते हैं, और ऐसे तमाम फोन आते रहते हैं। आप लोग तो लगातार जुड़ ही जाते हैं हमेशा। तो ये जो समझना है संविधान को, अगर संविधान को आप समझ लेते हैं तो आप मानवीयता को समझेंगे, और मानवीयता जिसने समझ ली वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये लिख लीजिए कहीं कागज पे, धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संवेदना जो है सबसे जरूरी तत्व है, उसको पकड़िए। जिस बात से आपको दुख होता है उसी बात से दूसरों को दुख होगा। और ये दुनिया जो है मुझसे नहीं बनी है, दुनिया मैं और आप दोनों मिलाते हैं, सबसे बनी है दुनिया। तो ये जो 5 लेयर है, पहला न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता, चौथा है भाईचारा,
और पांचवा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा तक समाज को पहुंचना है, पूरी दुनिया के मानव समाज को पहुंचना है। जिस दिन मानव समाज व्यक्ति की एक व्यक्ति की गरिमा तक पहुंच गया, उस दिन सही मायने में धरती स्वर्ग हो जाएगी। जो स्वर्ग की परिकल्पना है वो कहीं तीसरा लोक नहीं है जो शास्त्रों में लिख दिया गया है, और जिसको लिखा तो अलग तरीके से गया है, मैं बोलूंगा उसमें भी गलत नहीं, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत गलत है। ये जो धर्माचार्य जो व्याख्या करते हैं वो झूठी व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। सही व्याख्या ये है कि इसी धरती पे सब है, इसी जन्म में सब है। और हमारी जो ये जो यात्रा है, हमारी यात्रा जो है, हम मरते हैं, जीते हैं, हम फिर से पुनर्जन्म लेते हैं, ये सब भी फालतू की बातें हैं। हमारा पुनर्जन्म दरअसल हमारी संतान है, हमारे बाद की पीढ़ी है, हमारी बाद की पीढ़ी ही हमारा पुनर्जन्म है। तो हम बार बार जन्म लेंगे और हमको पहुंचना है उस जगह पे जहां व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर होगी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। आज हमारे देश में व्यक्ति की क्या हैसियत है? कल देखिए टिकैत जी की पगड़ी उछाल दी गई। वो देखिए, कल मैंने रात में प्रोग्राम किया था जिसमें जो शैला नेहा है उसने कितनी बड़ी जबरदस्त बात करी। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था, दो लड़ रहे हैं, दो पत्रकार गाली गलौज कर रहे हैं आपस में। कि पूरी दुनिया में ये चेतना आ रही है कि ये जो युद्ध होते हैं, ये जो देशों का झगड़ा है, ये दरअसल गरीबों को मारने के लिए है, गरीबों का हक छीनने के लिए। किसी भी देश की सत्ता जो आज काम कर रही है उसको आम आदमी से, अपने देश के आम लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, लेना देना उसका नहीं है। अमेरिका को भी लेना देना नहीं है, चीन को भी लेना देना नहीं है, और हमारा देश तो महान देश है, क्या कहें। आप एक गौर कीजिए कि कहा कि पाकिस्तान ने भी कहा कि हम बॉर्डर बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान ने भी कहा बंद कर देते हैं, आप नागरिक उधर जाओ, आप नागरिक उधर जाओ। परेशानी किसकी हुई? नागरिकों की परेशानी। जो लोग यहाँ शादी ब्याह में आए थे, जो बच्चे माँ से बिछड़ गए, उनको जाना पड़ा माँ। ये क्या है? आम आदमी को त्रास। इससे क्या, आतंकवादी जो मार के गए उन पर क्या असर पड़ा इससे? कोई मुझे समझाए। वो जो 5 आतंकवादी थे, वो चाहे देश के थे या देश के बाहर के थे, पकड़ना काम किसका था? सरकार का काम था। सरकार ने नहीं पकड़ा। एनआईए की बात कल मैंने की थी। एनआईए की जांच में क्या निकल के आया? वही ढाक के 3 पात। सवाल है कि ये चूक हुई क्यों? मूल सवाल ये है जिससे भागना चाहती बीजेपी, और पहलगांव पे चर्चा करने के बजाय जो विनय नरवाल की पत्नी है हिमांशी नरवाल, उसको गालियां दे रहे हैं ट्रोलर्स। और यही ट्रोलर्स है जो नैनीताल में मुसलमानों की दुकानों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं कि मुस्लिम ने एक हिंदू लड़की का बलात्कार किया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो गुंडाई कर रहे हैं। वही लोग जो राकेश टिकैत पे हमला कर रहे थे और कह रहे हैं कि ये जो नरेश टिकैत ने बोला है, राकेश टिकैत के भाई ने, कि आप पानी बंद कर दोगे, इससे पाकिस्तान के किसान परेशान होंगे, वो भूख से मरेंगे, ये गलत है। इसमें क्या गलत बोला? पाकिस्तान के किसान ने आकर के अटैक किया भारत में? क्या भारत में कोई एक जात का आदमी रेप करता है तो पूरी जात बदनाम उसको करेंगे कि इस जात को भगा दीजिए? हमारे बिहार में ढेर सारे नरसंहार हुए, एक एक रात में 63 लोगों को मार दिया गया। तो क्या उस जाति के, जिन जाति के लोगों ने मारा, उसका बाइकआउट कर दिया कि इसको उठा करके समुद्र में फेंक दो? या उस गांव के जो लोग थे, जिस गांव के लोग थे, उन लोगों को सबको घेर करके गोली मार दी गई? ये जाहिलियत जो है, सुख सुख की बात है, खुशी की बात है कि इससे लोग निकलने लगे, लोगों को समझ में आने लगा है कि ये धंधा करते हैं, ये हमारा वोट लेते हैं और ये हमको बरगलाते हैं, ये कारपोरेट कंपनियों के साथ खड़े रहते हैं। ये देश को समझ में आ गया, राहुल गांधी को भी ये समझ में आया। इसलिए मैंने आज जो रखा है कि राहुल गांधी ने नया एजेंडा सामने रख दिया। नया एजेंडा ये है कि कल जो कहा कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देना होगा, ये जो है बहुत जरूरी बात राहुल गांधी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। और कांग्रेस पार्टी में इसलिए नहीं बोलता हूं कि जब ये जो परिवर्तन आ रहा है वो राहुल गांधी की वजह से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में आज भी ढेर सारे लोग, जो शशि थरूर जैसे लोग छुपे हुए हैं, जिसको मोदी जी निशाना साधते हैं। कल आपने देखा होगा कि केरल जब गए मोदी जी, तो सबको तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और शशि थरूर को हाथ भी जोड़ा, और जो है शशि थरूर से हाथ भी मिलाया। और शशि थरूर लगातार ऐसी बात करते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बात जाती है। और ये ढुलमुल वाले लोग जो है कांग्रेस में भी भरी पड़े हैं, जिसको स्लीपर सेल कहते हैं। तो बड़ा क्लियर है, कुछ छुपा हुआ नहीं रहा। अब 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया, आरएसएस को क्लियर कर दिया कि आरएसएस बेसिकली चाहता क्या है। राहुल गांधी ने भी क्लियर किया है।
कि संविधान को बचाना होगा, संविधान के साथ चलना होगा। और जो मैंने 5 तत्व की बात कही, व्यक्ति की गरिमा तक पहुंचना है, यही सरकार का, जो भारत की सरकार है, जो भारत के जनमानस की सरकार है, जो भारत की अस्मिता की सरकार है, यही है। नेहरू ने यहीं से शुरुआत की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और कहा कि हर नागरिक बराबर है, कहा कि हमको व्यक्ति की गरिमा तक पहुंचना है, नेहरू ने उसकी शुरुआत की थी। नेहरू ने इसीलिए आरएसएस को बैन नहीं किया था, नेहरू ने इसीलिए किसी को दुश्मन नहीं माना था, नेहरू ने इसीलिए सबके साथ जो है संवाद किया था। चीन के साथ भी संवाद करने की कोशिश की, क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसी हो कोई कुछ और हो। नेहरू ने इसीलिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष देशों का एक संगठन खड़ा किया था, ताकि पूरी दुनिया जो है वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चले। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम का झूठ मूठ का नारा देकर के आते हैं तो बड़ा धन्य हो जाता है मीडिया, गटर मीडिया। लेकिन नेहरू जो है इसी पे चल रहे थे, इसीलिए कहा था कि पूरी दुनिया को हमको ये सोचना होगा, मानवीयता की बात करनी होगी। और इसीलिए बात आती है कि लाख कोशिश करता रहा हिटलर मुसोलिनी मिलने के लिए, मुसोलिनी तो खास करके नेहरू से मिलने के लिए, नेहरू मिले नहीं। इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा। हम इस पर भी बात करेंगे, हम प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, उस तरीके का प्रोग्राम बहुत जरूरी है शुरू करना। लेकिन चूंकि इसमें नुकसान जो है हमारे देश का है, हमारे बच्चों का भविष्य का है, इसको मैं जातियों से नहीं देखता हूँ, धर्म से नहीं देखता हूँ, इसको मानवीयता से देखता हूँ। और पूरा समाज, एक संस्कृत का बड़ा बढ़िया श्लोक है, मैं उसको हमेशा बांध के रखता हूँ। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रताम धर्मापनोति, धनात धर्मम ततः सुखम। 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे याद है आज। और मैं बड़ा गूढ़ मानता हूँ उसको, कि विद्या से, ज्ञान से विनयशीलता आती है। आप नम्र होते हो, आप दूसरे का सम्मान करना सीखते हो। जब आपको विद्या आती है तो समझ में आता है कि ये दुनिया केवल मुझसे नहीं है, दुनिया में सब मिले हैं तो दुनिया है। इसलिए पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम का भाव हमारी संस्कृति में। ये चींटियों को जो आटा देते हैं, जो वो ढोंग नहीं है, वो उसके प्रति सम्मान है, उसको भी जिंदा रखना चाहते हैं। सांप को तो दूध पिलाने की बात है, हालांकि वो ढकोसला है, लेकिन सांप को दूध पिलाने की बात है, मतलब सांप को भी हम चाहते हैं कि जिंदा रहे, क्योंकि वो जहर जो है हमारी सृष्टि में, जो जहर है जो हम आप सब पैदा करते हैं, उसको वो सोखता है। वो कल्पना है। इसीलिए पंचतंत्र की कहानियां पढ़िए, आप उपनिषद की कहानियां पढ़िए। हमारे शास्त्रों में तमाम वो बातें, आज अपनी समय वही बात कर रहा था कि हमारे शास्त्रों में तमाम वो बातें लिखी हैं जो मानवीयता के लिए जरूरी है। हमने खोज नहीं की, हवाई जहाज नहीं बनाया, पुष्पक विमान की लेकिन कल्पना की। और जो हमने इंसानों को पढ़ना सीखा, ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें इंसानों को पढ़ना सीखा और फिर इंसानों को हमने जो है थकिया दिया और कहा कि अस्पृश्य है, ये जो गड़बड़ाया, ये जो मनुस्मृति आई। आजादी के समय भी जब संविधान लागू हो रहा था तो आरएसएस भी यही बात कर रहा था कि हमारे पास मनुस्मृति है, हमको क्या जरूरत है संविधान की। लेकिन चूंकि हमारे देश के लोग हमारी संस्कृतियों को से वाकिफ थे, कचरा से नहीं, संस्कृति के साथ अब संस्कृति भी जुड़ी हुई है, इसको भी समझना जरूरी है। अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है, प्रकाश के साथ अंधेरा जुड़ा हुआ है। हम किस तरफ खड़े हैं? हम कुंठा में जब होते हैं तो अंधेरे में फंस जाते हैं, और हम जब स्वप्न में रहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब सबका भला चाहते हैं तो हम उजाले की तरफ आते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अप दीपो भव, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे समझने के लिए, केवल ये के लिए नहीं, ये आत्मसात करने के लिए। और संविधान में ये तमाम बातें शामिल है। राहुल गांधी ने उसको पकड़ा है। इसलिए अगर पिछले दिनों आपने राहुल गांधी के भाषण सुने होंगे, कई लोग कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा इतना पढ़ लिया, कई बार हल्की, हम मुझे भी कई बार लगता है, कई बार वो चुक जाते हैं। लेकिन वो इसलिए चुक जाते हैं कि ये जो हमारा संसार है वो विशद है, बहुत जो कथा है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि कृष्ण ने जो मुंह खोला और ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो आपके भीतर ये ब्रह्मांड है, आपके भीतर ये। तब एक और कथा में पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक आदमी को फांसी की सजा दी गई, और साइंटिस्ट ने कहा कि अब इसको तो फांसी की सजा दे रहे हैं तो इसको हमको दे दीजिए, कुछ प्रयोग करेंगे। बोला ठीक है। तो उसको आंख पे पट्टी बांधी गई और कहा गया कि तुमको सांप, जहरीले सांप से कटवाया जाएगा। और उसके बाद सांप से के बजाय जो है उसको पिंच हुआ गया, लेकिन वो आदमी मर गया। उसका फिर पोस्टमार्टम हुआ तो आया कि उसके भीतर सांप का जहर था। लोग चौंके कि कहीं कहाँ से आया। तो वो आपके भीतर ही वो जहर है। तो आपका मन जो है वो जहर पैदा करता है, आपका मन अमृत पैदा करता है।
ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये शाश्वत है, यही सनातन है। लेकिन ये जो सनातन बने घूम रहे हैं लंठ, जो एक लड़की को जिसका पति मारा गया उसके प्रति संवेदना जताने के बजाय वो कह रहे हैं कि 3 दिन अपने पति के साथ रही, और क्या क्या जो वो सैला नेगी को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा रेप करेंगे, जो उसकी उस लड़की को नेहा सिंह राठौर को, और तमाम हम सबको गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं, तमाम लोगों को गाली देते हैं। वो कौन है? वो अंधेरे में दौड़ते लोग हैं, और उनका इस्तेमाल कर रहा है एक संगठन जिसको दक्षिणवादी संगठन कहते हैं, जो शासन करना चाहता है। और राहुल गांधी ने ये जो कहा है कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देना होगा, कैप हटाना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। जाति गणना भी इम्पोर्टेंट नहीं रही, जाति गणना तो होगी, जाति गणना तो कराना होगा, क्योंकि चेतना आ रही है लोगों में, बहुजनों में चेतना आ गई। और जितना देखिए विरोध जिस तरह से कर रहे हैं सवर्णवादी, अब तो बीजेपी के भीतर विद्रोह होगा, लड़ाई होगी, अभी आने दीजिए वक्त। आरएसएस में होगा, आरएसएस में सवाल उठेगा कि भैया किसी दलित को बनाओ आरएसएस प्रमुख, तब तो समझ में आए कि सब जाति बराबर है, तब तो समझ में आए कि जाति गणना का कुछ फायदा है। आरएसएस का अब चीफ जो है दलित को बनाओ, तो ये फंस गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये जाति गणना बीमारी का इलाज नहीं है, हमारी हड्डी कहीं टूटी है उसका एक्सरे है वो, और एक्सरे से खाली काम नहीं चलता। एक्सरे कब कराते हैं? जब हमको पता हो जाता कि हाँ मेरा हाथ पैर कहीं टूट गया। सोनोग्राफी कब कराते हैं? जब हमको लगता है कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, हमको जब तकलीफ का एहसास हो जाते हैं तो सोनोग्राफी कराते हैं। लेकिन सोनोग्राफी इलाज नहीं है, सोनोग्राफी के बाद तुरंत डॉक्टर दवा लिखता है, सर्जरी बोलता है या जो भी बोलता है। तो क्या बीजेपी के पास वो प्लान है? नहीं। बीजेपी के पास अगर प्लान होता, जो मैंने कल कहा था, फिर दोहरा रहा, अभी स्पेशल सत्र बुलाती बीजेपी और कहती कि ये कैप जो 50% का है वो हटाते हैं, और जहां जहां जनगणना हुई वहां वहां हम आरक्षण आज से लागू करते हैं, ये संविधान में परिवर्तन करती। बिहार में बीजेपी को करना चाहिए, बिहार में चुनाव है, चुनाव जीत भी लेगी अगर ये करेगी तो। क्या बीजेपी ये करेगी? और उससे भी आगे, जो 50% का कैप हटाने के बाद प्राइवेट संस्थानों में, कल मैं एक बात नहीं कर पा रहा था कि बीपी सिंह ने नौकरियों में तो बात की थी, लेकिन अर्जुन सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, 2004 में जब सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार आई, तो 2006 में जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करवाया। कांग्रेस क्या की? कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है, कांग्रेस वाले भी पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, मुझे नहीं समझ। लेकिन अर्जुन सिंह का जो सहयोग, वो योगदान भुलाया नहीं जाना चाहिए। अर्जुन सिंह सवर्ण थे, लेकिन कोई मजबूरी में उन्होंने नहीं किया था, बहुत जबरदस्त नेता थे। कांग्रेस उनको याद नहीं करती है, कांग्रेस की प्रॉब्लम है, लेकिन हमको सबको याद करना चाहिए, खास करके बहुजनों को याद करना चाहिए, जो देश को आरक्षण के नजरिए से देख रही है, जो सामाजिक भेदभाव के नजरिए से देख रही है। कि अर्जुन सिंह ने बड़ा काम किया। शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण है, जब पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? तो जब कॉलेज में आपकी एंट्री ही नहीं होगी तो आरक्षण में, नौकरियों में आरक्षण लोगे कैसे? दरवाजा बंद है और घर में जो है दही चूड़ा खा रहे होगे, कैसे खाओ? घर में पहले घुसोगे तो। और घर घुसने का पहला चरण है वो शिक्षा है। वो अर्जुन सिंह ने, वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, यूपीए गवर्नमेंट थी जब शिक्षा में आरक्षण को लागू कराया। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको याद होगा, अभी एक लड़के ने, दलित लड़का था जिसको नहीं दिया जा रहा था पीएचडी में एडमिशन, तो धरना प्रदर्शन किया, लोग गए और फाइनली एडमिशन मिला उसको। एक और लड़की जो है धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है, उसको भी नहीं दिया जा रहा, पिछड़ी जात की लड़की। ये क्या है? ये जो शिक्षा में महंगा, शिक्षा महंगा कर रहे हैं, क्या है? ये आरएसएस की चाल है कि महंगी हो जाएगी शिक्षा, बहुजन पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे तो नौकरी क्या मांगोगे? खा झूठी डिग्रियां पकड़ दो, झूठी डिग्रियों से नौकरी नहीं मिलती है। डिग्री तो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, लेकिन जो जो चेतना है वो सच्ची पढ़ाई करने से मिलती है। और वो सच्ची पढ़ाई क्या है? सच्ची पढ़ाई ये है कि आपको मानवीयता का पाठ पढ़ना है, हमको सबको बराबर नजर से देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। और राहुल गांधी ने जो ये जो छेड़ा है, लड़ाई अभी बहुत आगे जाने वाली। और मैं इसको, इसका श्रेय जो है अनिल जैन भाई को भी दूंगा कि अनिल जैन भाई जब से जुड़े हैं
कांग्रेस के साथ डॉक्टर अनिल जैन। हमारे चैनल पे अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा, पुराने बहुत लंबे समय से जब से हमने शुरुआत की है तब से आप देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अनिल जैन हमारे चैनल पे रेगुलर आया करते थे। और जब से वो कांग्रेस में जुड़े तब से चूंकि उनकी व्यस्तता उधर हो गई, हमने भी कहा कि आप कांग्रेस में चले गए हैं तो आप जो है, जब हम किसी पार्टी के प्रवक्ता को तो हम बुलाते नहीं है, किसी पार्टी के नेता को उस तरह से बुलाते नहीं है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। हम मुर्गा नहीं लड़ाते, हम मुद्दे पे सही सही चर्चा करते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, और बड़ा साइंटिफिक तरीके से, बड़ा मानवीय। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? मानवीय तरीका। और मानवीय तरीका ही क्या है? कल मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, वहां पे आरक्षण को लेकर के बात चल रही थी। लड़के ने कहा कि आरक्षण, लेकिन सर जो गरीब है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आरक्षण में गरीबी का ध्यान नहीं है, आरक्षण में सामाजिक भेदभाव का ध्यान है। जो जाति के नाम पर आप प्रताड़ना है, जो जाति के नाम पे आपको प्रिविलेज है, इसके अंतर को पाटने के लिए आरक्षण है। क्योंकि जब तमाम जातियों के लोग शीर्ष पदों पर पहुंचेंगे, जब तमाम जातियों के लोग शिक्षण संस्थानों में होंगे, जब तमाम जातियों के लोग समाज में हर काम कर सकेंगे, तब उनका मान बढ़ेगा, तब समता आएगी, तब स्वतंत्रता आएगी। तो पहले न्याय की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। बिहार में जो जनगणना हुई, जाति गणना हुई, उसमें क्या आया? उसमें आया कि शिक्षा का घोर अभाव है शहरों में, दलित जातियों में शिक्षा का घोर अभाव है, डिग्री होल्डर बहुत कम है। सवर्णों में ये नहीं आया, सवर्णों में बहुत कम प्रतिशत है जो डिग्री होल्डर नहीं है। संपत्ति का अगर वैसे ही देख लीजिए तो जो सवर्ण है उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसमें संपत्ति है नहीं। अमीर गरीब का जब खांचा बनाएंगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि जो संपत्ति है वो है किसके पास? क्या वो दलितों के पास संपत्ति है? जो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जो बंटवारा करते हैं, जो पैसों का बंटवारा करने वाले जो सेक्रेटरी हैं, जो सरकार की जो योजनाओं का जो बंटवारा करते हैं, वो कौन है? वो सवर्ण है। सारे सवर्ण जो है वो सवर्णवादी नहीं है, लेकिन जो सरकार की नीतियां होती है और सरकार की नीतियां बनाने वाले जो लोग हैं, उसमें अगर सवर्णवादी लोग घुस जाते हैं तो फिर वही होता है कि पुलिस तमाशा देखती रहती है और एक आदमी पिट जाता है। अगर सरकार सही होगी तो पुलिस के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई किसी को भीड़ बन करके पीट दे। जो भीड़ जो पीट रही है, जो मुसलमानों के दुकान तोड़ रही है, जो दलितों के घर पे हमला कर रही है, जो रामजी सुमन को गालियां दे रही है, भीड़, तो भीड़ सरकार की मर्जी से। सरकार अगर चाह लेगी कि नहीं तो नहीं। एक होता है कि सबको साथ लेकर के चलना, संतुलन बनाना, और एक होता है कि सत्ता में है तो हम जो है जो चाहेंगे कर देंगे। जो सत्ता में है जो चाहे कर देंगे वो तो किया जा सकता था, तुर्की इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब सत्ता में हटेंगे आप, आज नहीं कल नहीं परसों, तो दूसरा आएगा वो फिर उल्टा कर देगा। तो सत्ता से नहीं बदलना है, बदलना है जनमानस से। जनमानस जब तक नहीं बदलेगा तब तक संविधान लागू नहीं होगा। तो जनमानस को बदलना है। नेहरू ये समझ रहे थे, ये बड़ी गूढ़ बात है जिसको नेहरू को जो जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। और आप तमाम लोगों का धन्यवाद।